जो समाज से संबंधित हैं, सामाजिक सिद्धांत हैं 1 से 8, उनको हम लोग समझ लिए थे। हम लोग बात कर रहे थे कि प्रौद्ध को समझने के लिए मनुष्य का एक आध्यात्मिक आधार होना पड़ेगा, और आध्यात्मिक आधार रहने से ही मनुष्य नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण रख सकता है, और वैसा व्यक्ति ही प्रौद्ध को लीड करके स्टैब्लिश करने में सहायक हो सकता है। प्रगतिशील उपयोग तत्वमिदं सर्वजन हितार्थं सर्वजन सुखार्थं प्रचारितम्। फिर ये 16 सूत्र हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, और ये कंप्लीट किए थे। 8वां सूत्र है वैचित्र्यं प्राकृत धर्म समानं न भविष्यति, विच इज द लास्ट ऑफ द सोशल सिद्धांत। इसके बाद हम लोग समझे थे कि जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रौद्ध हैं, जो मूल अर्थनैतिक सिद्धांत हैं, वो है 12 से 16 तक। तो हम लोग देखते हैं आज हम लोग कहाँ तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज कल का क्लास फंडामेंटल पे हमारे आचार्य विनोद जी लेंगे। वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम, तो समाज का चक्र ऐसे ही चलता रहता है जहां किसी न किसी वर्ण की प्रधानता रहती है, और सद्विप्र जो है उसके सेंटर में अवस्थित रहते हैं, ऐसी धारणा है प्रौद्ध की। चक्र केंद्रे सद्विप्राः चक्र नियंत्रकाः। इसके बाद आती है शक्ति संपातेन चक्र गति वर्धनं क्रांति। क्रांति किसको कहते हैं ये हम लोग समझे थे कि एक युग से दूसरे युग में परिवर्तन करना फोर्स के द्वारा, इसको हम क्रांति कहते हैं। और यही परिवर्तन जब तीव्र फोर्स के द्वारा होता है, जो कि चौथा हम लोगों का श्लोक है, तीव्र शक्ति संपातेन गतिवर्धनं विप्लव, उसको हम विप्लव कहते हैं। जब तीव्र शक्ति संपात से एक युग से आने वाले युग में हम जल्दी प्रवेश करते हैं। इसके बाद 5वां है शक्ति संपातेन विपरीत धारायां विक्रांति। अब क्रांति के अगेंस्ट में विक्रांति हो गया, और फिर विप्लव के अगेंस्ट में, आई मीन जस्ट रिवर्स, जब हम अधिक प्रेशर देंगे तो वो हम प्रति विप्लव ऐसे ला सकते हैं, लेकिन वो क्षण स्थायी होता है, चिरस्थायी नहीं होता। तो इसके बाद जब कंप्लीट एक चक्कर हो जाता है, मतलब शूद्र युग से छात्र युग से विप्र युग वैश्य युग, और पुनः जब शूद्र युग आता है तो इसको हम परिक्रांति कहते हैं। ये सब प्रौद्ध के स्पेशल नैरेटिव्स हैं, और इनको याद रखना जरूरी है, इसलिए मैं सोचा एक बार रिपीट कर देता हूं। फिर जो 8वां सूत्र है सामाजिक सिद्धांत का, वो है वैचित्र्यं प्राकृत धर्म समानं न भविष्यति। विचित्रता जो है वो प्रकृति का धर्म है, और ये कभी एक समान नहीं हो सकता। इसके लिए यहाँ पे 2 वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। देयर इज अ टेक्निकलिटी इन इट, जिसको हम डिस्पैरिटी कहते हैं ना, वो भेदभाव है। और जो डाइवर्सिटी जो है, विषमता है, जो वैचित्र जो हम जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं विचित्रता, वो प्रकृति का धर्म है। भेदभाव जो है, पूंजीवाद और साम्यवाद का मानना है कि डिस्पैरिटी प्रकृति का नियम है, जो कि गलत है। डिस्पैरिटी जो है वो मैन मेड है, और विचित्रता जो है वो प्रकृति द्वारा सृजित है। तो धनी गरीब का जो भेदभाव है ये रहेगा, तो अवश्य अवश्य ही ऐसा ये लोग कहते हैं ऐसा। लेकिन इस तरह का भेदभाव शोषण को प्रोत्साहित करता है और विभेद पर आधारित है, जबकि प्रौद्ध कहता है कि विचित्रता तो प्रकृति का नियम है, दो कोई भी चीज हूबहू एक समान नहीं है। उस दिन हम लोग समझे थे कि मनुष्य जब थंब इंप्रेशन भी 800 करोड़ मनुष्य इस धरा पर रहते हैं, लेकिन किसी का 2 इंप्रेशन भी एक तरह का नहीं रहता है। तो भेदभाव जो डाइवर्सिटी है वो शोषण को प्रोत्साहित करता है, जिसको साम्यवाद और पूंजीवाद मानता है कि दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, बट हम कहते हैं ऐसा नहीं है। डाइवर्सिटी इज द लॉ ऑफ नेचर, नॉट डिस्पैरिटी। तो ये प्रमाणित होता है, और ये हम लोगों का एक ये नेचर विल नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ आइडेंटिकलिटी। तो जो लोग ये कहते हैं कि सबको बराबर की बात करें, वो पॉलिटिक्स करते हैं, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम नहीं है। तो ये जानना जरूरी यहाँ पर आध्यात्म आता है कि मनुष्य अपने संस्कार के मनुष्यों में भेदभाव क्यों रहता है। भेदभाव तो नहीं मैं बोलूंगा, विचित्रता क्यों रहती है। विचित्रता इसलिए रहती है कि मनुष्य अपने संस्कार के अनुसार शरीर तथा मानस संरचना पाते हैं,
जिन मनुष्य का कर्म जैसा था, उन कर्मों की तरंगों की जो समष्टि है वही है उनकी मानस तरंग, और अर्थात वही है उनकी संस्कारगत तरंग। इसलिए कोई भी दो मनुष्य एक तरह का दिख सकता है लेकिन एक तरह का होता नहीं है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसके बाद हम लोग आते हैं, या ये भी हम जो बता रहे थे आपको कि किसी के दो का थंब इम्प्रेशन भी एक तरह का नहीं रहता है। अब हम आते हैं प्रउत के अर्थनैतिक सिद्धांत पर, जो कि सूत्र 9 से शुरू होता है और 16 तक जाता है। इसमें पहला जो है, युगस्य सर्वनिम्नमान प्रयोजनम सर्वे सांग विधेयम। दूसरा है, अतिरिक्तं प्रदातव्यं गुणानुपातेन। और इसके बाद है, सर्वनिम्नमान वर्धनम समाज जीव लक्षणम। इसके बाद जो 5 सूत्र है, जो पीला कलर से फॉन्ट किया हुआ है, वो है फंडामेंटल, जो मूल सिद्धांत हैं प्रउत के। वो होते हैं, समाजादेशेन बिना धन संचय अकर्तव्य, और स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोगा प्रकर्तव्य विचार समर्थितं बंटनश्च। इसके बाद आता है, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण है, ये है प्रकृति में, ये भूमा मन की रचना है। और वैसे तो मनुष्य भी भूमा मन की रचना है, लेकिन व्यष्टि समष्टि शरीर मानस आध्यात्मिक संभावना, इसी तरह से मनुष्य के अंदर भी उसकी एक अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ रहता है, एक फिजिकल एक मेंटल स्ट्रेंथ रहता है, अगर एक आध्यात्मिक स्ट्रेंथ रहता है, और उसकी अपनी अपनी संभावनाएं रहती हैं। और समाज का भी जो सामूहिक एक बल रहता है या एक स्ट्रेंथ रहता है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, तो इन संभावना का भी चरमोपयोग होना चाहिए। इसके बाद 15वां है, स्थूल सूक्ष्म कारणोपयोगा सुसंतुलिता विधेया। वो जितने भी स्थूल सूक्ष्म कारण, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, जितनी भी संपदाएं हैं, उनका सुसंतुलित व्यवहार होना चाहिए समाज में। फिर लास्ट है, देश काल पात्र है उपयोग परिवर्तन ते उपयोग प्रगतिशीला भयो। मतलब देश काल और पात्र के अनुसार इन संपदाओं का उपयोग जो है परिवर्तित होता रहेगा, और उसका उपयोग जो है वो प्रत्येक प्रगतिशील स्वभाव का होना चाहिए। मतलब वो मनुष्य को मनुष्य बनाने के योग्य बनाए, इसमें उसका उपयोग होना चाहिए। और लास्ट में आप जानते हैं, प्रगतिशील उपयोग तत्वमिदम सर्वजन हितार्थ सर्वजन सुखार्थ प्रचारितम। ये आह्वान है कि इसका प्रचार हम करेंगे ताकि सब लोग इस धरा पर सुखी हों और आनंद से रहें। अब हम आते हैं, एक एक करके इन सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, समझेंगे कि यह है क्या। तो प्रउत के जो अर्थनैतिक सिद्धांत हैं 9 से 16, जो हम लोगों ने अभी समझा था शॉर्ट में, तो 9वां जो सूत्र है, युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजन सर्वे सांग विधेयम। ये इसमें शब्दार्थों को जानना बहुत जरूरी है कि समय के अनुसार लोगों की जरूरतें भी बदलती हैं, और उनमें जीवन के सबसे जरूरी साधन सब लोगों को सहज रूप से मिलनी चाहिए। और ये कैसे मिलनी चाहिए? ये वैधानिक रूप से मिलनी चाहिए। इसलिए लास्ट में लिखा गया है विधेयम। ये संविधान में होना चाहिए, ये रूल होना चाहिए कि हर व्यक्ति की बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की गारंटी होनी चाहिए। ये हमारी विचित्रता है प्रवृत्ति की, जो आज तक कहीं धरा पर किसी संविधान में लिखा हुआ नहीं है। इसका इंग्लिश मीनिंग है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एज शुड बी गारंटीड टू ऑल। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, अस्तित्व रक्षा हेतु जो बेसिक चीजों की जरूरत है वो गारंटी होनी चाहिए थ्रू विधेयम। सो द मिनिमम नेसेसिटीज विद इन एनी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एज शैल बी गारंटीड टू ऑल। अब थोड़ा वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग समझते हैं। युगस्य मतलब ऑफ एन एज, किसी भी युग की। सर्व निम्न प्रयोजन मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, सबों की निम्नतम आवश्यकताएं। सर्वेसांग मतलब सबों को। विधेय मतलब शुड बी प्रोवाइडेड, शैल बी गारंटीड, कैसे? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत ये गारंटी होनी चाहिए, ये दी जानी चाहिए, तथा गारंटी दी जानी चाहिए और इसको पूरा किया जाना चाहिए।
इसका जो भावार्थ आता है वही आता है, हरर में पिता गौरी माता स्वदेशः भुवनत्रयम्। जब परम पुरुष हम सबके पिता हैं और परमा प्रकृति हमारी माँ है, हम सबकी माँ है, और ये त्रिभुवन यदि उन्हीं का है, तो ये हम सब लोगों की ये पैतृक संपत्ति हुई। तो इसलिए इस विश्व ब्रह्मांड की प्रत्येक संपत्ति प्रत्येक मनुष्य की सामान्य संपत्ति है, किंतु विश्व का कुछ भी 16 आना समान नहीं हो सकता, कहीं भी आइडेंटिकल दो चीजें नहीं हो सकती हैं। इसलिए मनुष्य भी एक तरह का नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य की जो निम्नतम आवश्यकता है उसकी व्यवस्था सबों के लिए करनी होगी, अर्थात अन्न वस्त्र चिकित्सा वासगृह एवं शिक्षा आदि की व्यवस्था सभी के लिए करना आवश्यक कर्तव्य है, एंड दैट शुड बी गारंटीड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। मनुष्य की ये सर्वनिम्न आवश्यकताएं युग में बदलती रहती हैं, और यान वाहन की दृष्टि से किसी युग में उदाहरण के लिए समझाया जा रहा है कि मान लीजिए किसी युग में आम आदमी की वाहन की जो आवश्यकता है वो साइकिल हो, और अन्य किसी युग में यह एक वायुयान भी हो सकता है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, अभी 100 साल पहले मैं उदाहरण दे सकता हूं कि लोग कल्पना करते थे कि हम चिड़ियों की तरह उड़ पाएंगे क्या। आज 100 साल के अंदर यह संभव है कि आज यहां से उड़ करके आप विश्व के दूसरे कोने में जा सकते हैं कुछ घंटों में। तो जिस युग में मनुष्य की जो सर्वनिम्न आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था अवश्य ही करनी होगी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बार बार कह रहा हूं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें एक लास्ट में शब्द आया है विधेयम, थ्रू लॉ। तो इस सूत्र के संबंधित अन्यत्र अपने प्रवचनों में श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि वैचित्र ही प्रकृति का विधान है। इस समझने के लिए मैं और एक आध कोटेशन बाबा का बता रहा हूं। तो न्यूनतम आवश्यकताओं का कोई बंधा बंधाया नियम नहीं हो सकता। संस्थान जो है वो काल पात्र में परिवर्तन के अनुसार न्यूनतम आवश्यकताएं भी परिवर्तित होंगी। जिनका शारीरिक मानसिक या बौद्धिक अवदान अधिक हो, सामान्य लोगों की अपेक्षा कुछ अधिक दावा उनका रह ही सकता है। उनके लिए विशेष योग सुविधा की व्यवस्था करनी होगी। भोजन वस्त्र आवास शिक्षा और चिकित्सा जैसी कुछ चीजें न्यूनतम आवश्यकता के अंतर्गत आती हैं, और न्यूनतम प्रयोजनीय वस्तुओं की सहज प्राप्यता को निर्धारित करना होगा। जीवन धारण के न्यूनतम जो प्रयोजन है, प्रयोजनीय द्रव्यों की सहायता प्राप्यता केवल विश्व भ्रातृत्व की प्रतिष्ठा के क्षेत्र में ही नहीं, मनुष्य के व्यक्तिगत विकास और गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती है। ऐसा नहीं कि सबको बेसिक मिनिमम की रिक्वायरमेंट्स दे देंगे तो केवल भाईचारा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इससे हर मनुष्य का और व्यक्ति का और समष्टि का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तो ये एक ही साथ जो एक बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती है, ये जो हमारा पहला जो सिद्धांत है। तो इस समस्या का समाधान करना होगा सामग्रिक रूप से, एक साथ ही समग्र पृथ्वी व्यापी, और इस समाधान को करना होगा कितने ही मौलिक सिद्धांतों के ऊपर भित्ति करके। तो प्रत्येक मनुष्य के लिए सर्वनिम्न आवश्यकता की आपूर्ति की गारंटी देनी होगी। ये प्रभुत्व कहता है, जैसे खाद्य वस्त्र चिकित्सा शिक्षा वास स्थान, सर्वनिम्न आवश्यकताओं के संपर्क में मनुष्य जब निश्चिंत होंगे। इस बात को समझिए कि जब मनुष्य बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकताओं से यदि वो निश्चिंत रहेगा, तभी उसके पक्ष में उद्वृत्त प्राण शक्ति को, जो उसका मेंटल एनर्जी है, जो उसका एक्टोप्लाज्मिक स्टफ है, जो आज के समय में सर्वनिम्न आवश्यकताओं को मिटाने के लिए मनुष्य की समस्त प्राण शक्ति निःशेष होती है, ये हम सब जानते हैं। तो सूक्ष्म संपत्ति अर्थात मानसिक और आध्यात्मिक संपत्ति अर्जन के लक्ष्य की ओर परिचालित कर सकेगा। मतलब हर आदमी आज क्या करता है, यदि मोटे शब्दों में बात किया जाए तो धन संचय या कल की गारंटी के लिए वो सुबह से शाम तक भागता रहता है और जिंदगी भर भागता रहता है। मतलब उसका जितना भी मेंटल स्ट्रेंथ है
उसका वह केवल भौतिक सुख सुविधाओं को एकत्रित करने में लगा देता है, जो एक मनुष्य के लिए वांछनीय नहीं है। मनुष्य के लिए बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की गारंटी होने से मनुष्य जो उसका तीन पहलू है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तो भौतिक से ऊपर मानसिक और आध्यात्मिक पहलू में भी अपना विस्तार कर सकता है। इसलिए मनुष्य की बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की गारंटी अत्यावश्यक है। दिस इज द रीजन। तो प्रौद्ध की जो आर्थिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं में है, जैसा हमने अभी बताया, कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, क्रय शक्ति का बढ़ते जाना, व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रौद्ध की अपनी विशिष्टताएं हैं, जैसे कि न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साथ क्रय क्षमता की भी सुनिश्चितता। मतलब आपको जॉब के द्वारा अर्न करने की कैपेसिटी देनी होगी समाज को, न कि आपको डोल आउट्स मतलब दान में दिया जाएगा। क्योंकि दान में जैसे कि आज भी तो अनाज मिलता है, 80 करोड़ लोगों को बंटता है, परंतु उससे मनुष्य काहिल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें हीन मान्यता आ जाती है, तो वो धीरे धीरे मनुष्य के व्यक्तित्व को वो क्षीण करता है। तो कहना है कि लोगों को अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो सुनिश्चित कैसे करेंगे? उसको क्रय क्षमता की सुनिश्चितता करके, ताकि वो अपना बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरा करने में समर्थ हो। तो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो अतिरिक्त संपत्ति बचेगी, विशेष कुशल लोग, जो गुणी लोग हैं, उन व्यक्तियों में, तथा जैसे चिकित्सक हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, टीचर्स हैं, तमाम हैं, इनके बीच में वितरित कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा? इनको एक्स्ट्रा क्यों दिया जाएगा? क्योंकि समाज के सामूहिक उन्नति में इन लोगों की विशेष भूमिका रहती है। तो लोगों के निम्नतम आवश्यकताओं की इस मात्रा में प्रगतिशील रूप से वृद्धि करते रहना होगा। ये भी एक बात है। ऐसा नहीं कि आज आपको जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फिक्स कर देंगे, आजीवन वही मिलता रहेगा, नहीं। इसके लिए प्रयास रहना चाहिए कि न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो मात्रा है, उनकी जो क्वालिटी है, वो प्रगतिशील रूप से वृद्धि होती रहे, जिससे कि जनसाधारण का जीवन स्तर क्रमशः बढ़ता रहे। और ये जो न्यूनतम आवश्यकताओं की सुनिश्चित जो है आपूर्ति, समान वितरण का सिद्धांत, जो लोग कहते हैं कि जो सब में जो है समान वितरण का सिद्धांत होना चाहिए, हर मनुष्य को हर चीज बराबर मिलना चाहिए, ऐसा जो लोग कहते हैं, विशेष करके कम्युनिज्म में कहते हैं, तो ये जो है एक मिथ्या कल्पना है, और यह सीधे सकल जन साधारण को ठगने का एक चतुरतापूर्ण नारा मात्र है। यूं कह सकते हैं कि कपटाचरण मात्र है। सो प्रभुत्व इस सिद्धांत को त्याग करके, मतलब सबको एकदम बराबर मिलना चाहिए, इस सिद्धांत को त्याग करके, अर्थात संपदा के विवेक पूर्ण वितरण की नीति को लागू करने की वकालत करता है। यह विशेषता है प्रभुत्व की। तो जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं भी बढ़ना चाहिए, बढ़ती ही हैं। तो अमीर गरीब के बीच अंतर कम करने के लिए हमें सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं में बढ़ोतरी करनी होगी। इसके अलावा समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करना चाहिए, ताकि वे समाज की भलाई और उत्थान के लिए और अच्छी सेवा दे सकें, अच्छा काम कर सकें। इसलिए तो यदि किसी विशेष गुण वाले व्यक्ति के पास मान लीजिए मोटरसाइकिल है और एक आम आदमी के पास सिर्फ साइकिल है, तब तो इसे संतुलित सामंजस्य कहा जा सकता है। ये उदाहरण है, ऐसा नहीं कि केवल साइकिल और मोटरसाइकिल की बात हो रही है। लेकिन यदि उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास यदि मान लीजिए कार आ गई उसके जीवन में, एक उदाहरण दिया जा रहा है, तो तब हमें इस बात का भी प्रयास करने होंगे कि जो आम आदमी है उसके पास कम से कम एक मोटर बाइक तो हो। तो कहने का मतलब है कि जब प्रगति होगी तो सबकी होगी, आगे वाला बढ़ेगा तो पीछे वाला भी एक कदम आगे बढ़ेगा। तो ये विशेषता है हम लोगों की। और 9वें सूत्र पे आधारित कुछ चीजें हैं जो हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग की मास्टर यूनिट है,
तो मास्टर यूनिट जो है जिसको हम चक्रनेमी कहते हैं हिंदी में या संस्कृत में भी, तो एक आदर्श मास्टर यूनिट जो है उसकी प्राथमिकता क्या होती है, आवश्यकता है उसकी, क्या आवश्यकता है, 5 मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करना। मास्टर यूनिट जो है वो 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति में सहायता करनी चाहिए, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था करना। इसके लिए उसे पर्याप्त मात्रा में कृषि के माध्यम से एवं वैज्ञानिक ढंग से कृषि करके भोजन की उपलब्धता प्रदान करना, वस्त्र के लिए धागे, फाइबर्स, फैब्रिक्स का निर्माण करना, शिक्षा के लिए प्राइमरी तथा उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यालय खोलना, हॉस्पिटल खोलकर चिकित्सक की व्यवस्था करना, और गरीब लोगों के लिए घर बनाने के कार्य को हाथ में लेना कोऑपरेटिव बेसिस पे। तो इस तरह मास्टर यूनिट 5 मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक मॉडल है। आइए हुआ 9वां प्रश्न, वो क्या था, सॉरी 9वां सिद्धांत वो क्या था, युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम। तो ये हम लोगों ने समझा कि किस तरह से लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को जो है विधायिका के थ्रू, लॉ के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, संविधान के थ्रू पूरा करने के लिए नियम होने चाहिए, राइट। अब आते हैं दूसरे नियम पे। दूसरा नियम 10वां है, वो क्या कहता है, थोड़ा ब्रीफ हम लोग पहले ही नियम में कर लिए इसको, कि अतिरिक्तं प्रदातव्यं गुणानुपातेन। अब इसको फिर से समझते हैं। इसका हिंदी अर्थ हुआ अतिरिक्तं प्रदातव्यं गुणानुपातेन का, कि सर्वनिम्न प्रयोजन, यानी सबके जो सर्वनिम्न प्रयोजन है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है सबके लिए, जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, सबको मिल जाने के बाद जो अतिरिक्त बचा हुआ जो धन है या जो संपद है, वह योग्यता के अनुपात में दिया जाना चाहिए लोगों को। इसका इंग्लिश मीनिंग है द सरप्लस वेल्थ should be distributed among meritorious people according to the degree of their merit। ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं और घर में बैठे हुए हैं तो मिलेगा, नहीं, उनका समाज में कितना उपयोग है यह भी देखना पड़ता है। सो एट द डिग्री ऑफ देयर मेरिट द सरप्लस, इसका एक और मीनिंग है, द सरप्लस आफ्टर distributing the minimum requirements is to be given according to the social value of an individuals and service productivity। भाई कुछ तो ऐसे भी तो लोग होंगे जो बड़े पुराने हो गए हैं, उनके पास गुण है लेकिन बूढ़े हो गए हैं। यदि देखिए प्रभुत्व में आप सब जानते होंगे कि ऐसी व्यवस्था है कि रिटायरमेंट कोई गारंटी नहीं है, आप जब चाहे रिटायर हो सकते हैं, जब तक आपकी क्षमता है आप कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी भी अपनी एक सोशल वैल्यू होती है, जो कि आज नकार दिया जाता है। आज चाहे आप कितने भी अच्छे हों, चाहे अध्यायिक एग्जाम्पल लेते हैं, अध्यापक का एग्जाम्पल लेते हैं, जब 60 साल की उम्र मान लीजिए रिटायरमेंट एज है, तो 60 साल तक आप इतना काम करते हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे कितने आईएएस, कितने पीसीएस, कितने समाज में ऊंचे जगह पर चले गए, तो आपका एक सोशल वैल्यू है। केवल 60 साल खत्म हो जाने के आपकी सोशल यूटिलिटी वैल्यू जीरो कर दी जाती है। यहाँ पर आज की प्रथा में, प्रभुत्व में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपकी सोशल वैल्यू हमेशा रहेगी, आप जिस कैटेगरी के रहेंगे, जितना आप समाज को सेवा दिए रहेंगे। तो ये समझने के लिए मैं बात कर रहा था। तो अतिरिक्त जो सरप्लस गुड्स है, जो अतिरिक्त बचा हुआ संपदा है, प्रदातव्यं दिया जाना चाहिए, कैसे, गुणानुपातेन, गुणों के अनुपात में, गुणों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका भावार्थ है कि युग की सर्वनिम्न आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो अतिरिक्त संपद बची रहेगी, उसे विशेष गुण संपन्न व्यक्तियों के बीच गुण के अनुपात के अनुसार बांट देना होगा, ऐसा प्रभुत्व का 10वां रूल सजेस्ट करता है। जिस युग में एक साधारण मनुष्य की आवश्यकता, जो अभी हम लोगों ने बात किया वही है, एक मोटरसाइकिल है, तो मान लीजिए, तो एक चिकित्सक की आवश्यकता तो एक मोटर गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसको सेवा देना है। तो गुण को आदर देने के लिए, ऐसा नहीं कि उनमें गुण है इसलिए ऐसा दिया जा रहा है, उनका समाज को ज्यादा
सेवा करने का सुअवसर मिले, इसलिए उनको गुण के अनुपात में कुछ अधिक दिया जाता है। तो गुण को आदर देने के लिए तथा गुणी को समाज सेवा का अधिकतर सुअवसर देने के लिए उसे मोटर गाड़ी देनी होगी, यदि एक आम आदमी के पास साइकिल है तो एक तरह से समझाया जा रहा है कि किस तरह से डिफरेंस रहेगा। एंड कहा जाता है, एक स्लोगन है, सर्व अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, मतलब आपके पास जितनी क्षमता है उसके अनुसार सेवा करिए। एंड अर्न अकॉर्डिंग टू योर नेसेसिटी, लेकिन आपको कमाना उतना ही जितना आपकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। सुनने में तो अच्छा लगता है, ये कम्युनिस्ट का स्लोगन है कि, तो ये दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ये मनोवैज्ञानिक ढंग से धरती पे ये उतर नहीं सकता। यह बात सुनने में अच्छी लग सकती है, किंतु धरती की कड़ी मिट्टी में इसकी कोई फसल नहीं फलेगी। तो प्रौत कहां कहां डिफरेंस है ये हम समझाते हुए चल रहे हैं। तो आगे इस सूत्र की व्याख्या करते हुए श्री प्रभात रंजन सरकार एक जगह कहते हैं कि प्रौत के दृष्टिकोण के अनुसार सभी व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी होनी चाहिए, ये हम लोगों ने समझ लिया, एवं अधिकतम सुविधाओं की पूर्ति की भी गारंटी दी जानी चाहिए, जबकि विशिष्ट प्रतिभा वाले व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार विशेष सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। तो समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करना चाहिए ताकि वे समाज की भलाई और उत्थान के लिए और अच्छा काम कर सकें, जैसा कि हम लोग अभी रिपीट कर रहे हैं इसको। विशिष्ट गुणों से युक्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था अलग से करना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिकतम सुविधाएं देने का प्रावधान आम आदमी के हितों की बलि देकर नहीं की जाए। तो मेधावी और बुद्धिमान लोगों की अधिकतम सुविधाएं बढ़ने के अलावा हमें आम आदमी की अधिकतम सुविधाएं भी बढ़ानी चाहिए। सुविधाएं मतलब एमिनिटीज जिसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, फोन है, बहुत कुछ है ऐसा, तो उसको कहते हैं एम्यूनिटीज। तो उनकी भी एम्यूनिटीज बढ़ानी चाहिए साथ में। आम आदमी को सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता, अतः इस बात के प्रयास होने चाहिए कि उन्हें भी अधिकतम सुविधाएं हासिल हों गुणियों की तरह। हालांकि फिर भी एक बात ध्यान रखने की है कि मेधावी और प्रतिभाशाली लोगों को मिलने वाली सुविधाओं तथा आम आदमी को मिलने वाली सुविधाओं के बीच काफी अंतर रहेगा ही, लेकिन इस अंतर को पाटने की कोशिश लगातार करते जाना होगा ताकि आम आदमी को भी अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें। अतः न्यूनतम जरूरतें और अधिकतम सुविधाएं, जैसे कहते हैं ना कि मिनिमम नेसेसिटीज एंड मैक्सिमम एमिनिटीज लगातार बढ़ते रहना चाहिए। यह नए विचार प्रौत अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं और इसे हमको अपने जेहन में याद रखना चाहिए। क्या मैंने बोला? न्यूनतम जरूरतें भी बढ़ती रहनी चाहिए और अधिकतम सुविधाएं भी लगातार बढ़ते रहना चाहिए। यह नए विचार प्रौत अर्थव्यवस्था की विशेषता। यदि प्रतिभाशाली लोगों के पास, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अधिक से अधिक सुविधाएं जरूरत से ज्यादा हों, तब हमें तत्काल आम आदमी की सुविधाओं में बढ़ोतरी करना चाहिए तुरंत। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी विशेष गुण वाले व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल है और एक आम आदमी के पास सिर्फ साइकिल है, बात इसलिए बार बार आ रही है कि यही एग्जाम्पल बाबा ने कोट किया है, तब तो उसे संतुलित सामंजस्य कहा जा सकता है। लेकिन यदि उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास कार यदि आ जाती है, तब हमें इस बात का प्रयास करनी होगी कि जो आम आदमी है उसके पास कम से कम मोटर गाड़ी तो हो, मोटरसाइकिल तो हो। तो ये सब उदाहरण थे संतुलित सामंजस्य का, दैट इज बैलेंस्ड एडजस्टमेंट का। तो जैसे अतः विशेष गुणों वाले जो उनकी योग्यता के अनुसार अधिकतम सुविधाएं मिले, जबकि साथ ही आम आदमी को भी लगभग उतनी ही सुविधाएं मिले। इस तरह धीरे धीरे लोगों का जीवन स्तर उठाया जा सकता है। और एक बात आती है कि बुद्धिजीवियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें जीवन की विशेष सुविधाएं देनी पड़ेंगी। एक दिन आएगा
ये ध्यान रखने लायक बात है। बाबा कहते हैं कि बुद्धिजीवियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें जीवन की विशेष सुविधाएं देनी पड़ेंगी, लेकिन एक दिन आएगा जब लगातार आध्यात्मिक साधना के कारण इन विशेष सुविधाओं की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब आपका सोच बदल जाएगा, एक ऐसा भी वक्त आएगा। तो सबों की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति को वस्त्र, औषधि, मकान, शिक्षा, पोषण के लिए भोजन प्रभृति की जरूरत है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक और विशेष कार्य करने वाले लोगों को कुछ सुविधाओं की अपेक्षा होती भी है। लोग उम्मीद करते हैं, यदि ज्यादा पढ़ते हैं या ज्यादा काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको कुछ ज्यादा मिले औरों से। तो हमें उन दोनों के बीच की खाई को कम करने का अंतहीन प्रयास करना होगा। कम करने के परिणाम स्वरूप यहां कभी भी शून्य नहीं होगा। ध्यान रखने की बात है कि अंतर थोड़ा बहुत रहेगा ही। क्यों? क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई गुणी को ये फील होना चाहिए दैट आई एम बीइंग रेस्पेक्टेड। किंतु बुद्धिजीवियों को यदि फिर वही बात आ रही है, आई विल नॉट रिपीट, किंतु उसके बाद हमें प्रति व्यक्ति, मतलब ये जो आपका स्थिति है वो बढ़ता जाएगा। एक ऐसा भी दिन आएगा जब सबके पास कार हो, तो उस समय क्या होगा भाई, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो बड़े लोग हैं जिनको ज्यादा सेवा देने की जरूरत पड़ती है और त्वरित सेवा देने की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया डॉक्टर का, तो उस समय उनको हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की भी उम्मीद करनी पड़ेगी। आप इस पे हंसिएगा मत, क्योंकि आज से 100 साल पहले मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता था कि हवाई जहाज से उड़ेंगे और सुबह यहाँ खाना खाएंगे और शाम को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में खाएंगे, लेकिन आज ये संभव है। तो इसलिए बाबा जब कह रहे हैं कि आम आदमी के पास यदि कार आ जाए, तो बुद्धिजीवियों या जो ज्यादा योग्य लोग हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर की भी सुविधा के लिए सोचनी पड़ेगी, हवाई जहाज की सुविधा के लिए भी सोचनी पड़ेगी। तो ये जो है ये विधान चलता रहेगा, लेकिन दोनों के बीच की खाई को पाटने का हमारा अंतहीन प्रयास होगा। विश्व के प्रति व्यक्ति की आय कभी भी समान नहीं होगी। यह खाई हमेशा के लिए नहीं पटने वाली होगी। विचित्रता प्रकृति का धर्म है। अगर वैचित्रता समाप्त हो जाता है तो दुनिया भी नहीं रहेगी। वैचित्र की समाप्ति असंभव है, किंतु यह हमारी धर्म साधना का एक अंग है कि हम सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भेद को कम करेंगे। समाज के आर्थिक ढांचे में लोगों की सर्वात्मक कल्याण के लिए व्यक्ति की क्रय शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल रहता है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए, क्रय शक्ति का अभाव नहीं होना चाहिए। क्रय शक्ति के अभाव में ही लोग भूखे मरते हैं और इसकी व्यवस्था करनी होगी। तो ये यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। आई विल रिपीट। पहला था कि युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनं सर्वेषां विधेयम्, मतलब आज के युग के अनुसार जो मनुष्य की बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वह उसे मिलेगी। कैसे मिलेगी? विधेयम, विधायिका के थ्रू, लॉ के थ्रू, रूल के थ्रू। मतलब उसको कम से कम इतना जॉब परचेसिंग कैपेसिटी मुहैया कराना होगा, उसको इतना रोजगार मुहैया कराना होगा ताकि वो अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को परचेज करने के लिए योग्य हो। इसके बाद आता है अतिरिक्तम प्रदातव्यं गुणानुपातन। इसके बाद जो भी धन बचते हैं, जो भी संपदा बचती है, उनको गुणी लोगों में उनके योग्यता के अनुसार उसमें बांट देना होगा। ये नटसेल में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। अब प्रौध के जो अर्थनैतिक सिद्धांत जो हैं 9 से 16, उसमें जो 11वां सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है। कहता है कि सर्वनिम्न मानवर्धन समाज जीव लक्षण, समाज के जीवित होने का एक, क्या कहते हैं ना, जीवंत समाज का उदाहरण क्या है भाई, ताकि हर व्यक्ति की जो न्यूनतम, जो उसके लिए आपने एक फिक्स कर रखा है, उसमें भी बढ़ोतरी होती रहे, तब उस समाज को हम कहेंगे कि वो समाज जो है वो वाइब्रेंट समाज है, वो जागृत समाज है। तो इसको समझते हैं। तो प्रौध का जो 11वां सिद्धांत है वो क्या कहता है? कहता है सर्वनिम्न मानवर्धनम समाज जीव लक्षणम। इसका हिंदी अर्थ है जीवित समाज का लक्षण है कि निचले स्तर का मान सदा बढ़ता रहे। मतलब उसकी बेसिक नेसेसिटीज के लिए, मतलब उसकी परचेसिंग कैपेसिटी जो है वो सदा बढ़ती रहे।
इसका इंग्लिश मीनिंग है इंक्रीजिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इज द इंडिकेशन ऑफ द वाइटैलिटी ऑफ सोसाइटी। इस सोसाइटी के, समाज के वाइटैलिटी का, जीवंत होने का, जीवित होने का, वाइब्रेंट होने का उदाहरण है। तो वर्ड फॉर वर्ड इसका यदि हम मीनिंग समझते हैं तो सर्वनिम्न मान तो आप लोग समझते हैं कि सर्वनिम्न जो आवश्यकता का स्थिरीकृत मान जो है, या जो आपने डिसाइड किया है। वर्धनक मतलब बढ़ता जाए, उसकी वृद्धि होती जाए। समाज जीव मतलब सोसाइटी, समाज की प्राण शक्ति को बनाए रखने का प्रयास होना चाहिए और जो लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। लक्षण मतलब ये लक्षण है, ये चिन्ह है, ये प्रतीक है ज्वलंत समाज का, जीवित समाज का, कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनका जो क्वालिटी है, जो उनका स्टैंडर्ड है, वो बढ़ता रहेगा। उदाहरण के लिए समझते हैं, आज यदि एक वर्कर की मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स 300 रुपए पर डे है, तो वह अगले वर्ष उससे अधिक होगा और उसकी परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। उसको फील होना चाहिए कि मतलब हमारे में भी कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, हमारे लिए भी समाज कुछ सोच रहा है। अब इसका हम लोग भावार्थ समझते हैं। मनुष्य की सर्वनिम्न मान आवश्यकता को जो स्थिरीकृत मान, जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है उस समय के अनुसार, तो गुणियों को उससे कुछ अधिक अवश्य ही मिलेगा, ये हम लोग बात कर चुके हैं। किंतु इस सर्वनिम्न मान को ऊपर उठाने की भी अंतहीन चेष्टा करनी होगी, जैसा कि अभी हम लोग समझे 300 रुपए पगार का उदाहरण लेकर के। तो मैं कह रहा था कि मनुष्य की सर्वनिम्न मान आवश्यकता जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है आज के युग के अनुसार, तो गुणियों को उससे अधिक मिलेगा। किंतु इस सर्वनिम्न मान को, जो बेसिक मिनिमम जो आपने स्टैंडर्ड आज सेट किया, उसको उठाने का अंतहीन चेष्टा करनी होगी समाज को, ताकि वो वहीं नहीं रहे, उसको भी हमेशा आगे बढ़ता रहे जो नीचे तबके का आदमी है समाज में इकोनॉमिकली। तो जन साधारण की आवश्यकता एक साइकिल और गुणियों की एक मोटर गाड़ी, कार की हो, किंतु हमें चेष्टा करनी होगी जिसे जन साधारण को भी एक मोटर गाड़ी मिले। इसके लिए हमेशा प्रयास करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को एक इस तरह से लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ता रहेगा। तो गुणीजनों को मान लीजिए एक वायुयान देने की बात हो गई, तो सर्वनिम्न मान को ऊपर उठाकर जनसाधारण को भी एक वायुयान देने की चेष्टा करनी होगी। आज सुनने में कितना हास्यास्पद लग रहा होगा कि ऐसा कब होगा जब आम आदमी भी हवाई जहाज में चलेंगे। ये सब संभव है। तो इस तरह का जो जागरूक समाज रहता है उसको हम कहते हैं वाइब्रेंट सोसाइटी। ये तीसरा सूत्र कहता है कि सर्वनिम्न मान वर्धनम, जो सर्वनिम्न मान है उसका वर्धन, उसमें हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि होना चाहिए। और वो क्या है? समाज के जीवित होने का, एक जीवित समाज का ये लक्षण है, यही लक्षण है, यही प्रतीक है। ऐसा नहीं है कि कोई खा खा के मर रहा है और कोई खाने बिना मर रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है। तो आगे हम पढ़ते हैं एक जगह और, श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं, जो प्रभुत्व के प्रोपाउंडर हैं, कि विशेष गुण वालों को उनकी योग्यता के अनुसार अधिकतम सुविधाएं मिलें, जबकि साथ ही साथ आम आदमी को भी लगभग उतनी ही सुविधाएं मिलें। इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके मूल्य आधार पर न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति लायक तथा उसी अनुपात में उनके आर्थिक मूल्य के आधार पर अधिकतम सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। मतलब क्वालिटी, मतलब आपका जो पोटेंशियल है उसको देखते हुए और एक बिल्कुल आम आदमी को देखते हुए ये व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें एक समय पर बदलाव करके उसे तय किया जाए, फिर समयानुसार बदलाव करके तय किया जाए। मतलब एक कंठ हमेशा इसमें चेंज होते रहना चाहिए और वो चेंज जो है वो उत्तरोत्तर वृद्धिगत होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। फिर समयानुसार दूसरी बार बदलाव करके तथा तय किया जाए। अर्थात यह चक्र बढ़ोतरी करते हुए लगातार जारी रहना चाहिए, यही इसके कहने का मतलब है। इस तरह धीरे धीरे लोगों का जीवन स्तर उठाया जा सकता है। आम आदमी को एक मानक स्तर देनी ही चाहिए।
फिर प्रौत की जो अर्थव्यवस्था की अनेक विशेषताओं में एक है क्रय शक्ति को बढ़ाते जाना। जैसे मान लीजिए कि दाम फिक्स है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि प्राइस फिक्स है, लेकिन आपका पगार यदि बढ़ता है तो आपकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप ज्यादा चीज खरीद सकते हैं। तो उसको कहते हैं परचेसिंग कैपेसिटी का बढ़ना। यानी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साथ क्रय क्षमता की भी सुनिश्चितता होनी चाहिए। लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की मात्रा में प्रगतिशील रूप से वृद्धि करते रहना होगा, जिससे जनसाधारण का जीवन स्तर क्रमशः बढ़ता रहे। तो जीवन धारण के जो न्यूनतम प्रयोजनीय जो द्रव्य हैं, जिसको हम अस्थि कहते हैं, अस्तित्व की रक्षा के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जरूरी हैं, तो ये केवल, हाँ ये पहले भी मैं बोल चुका हूं, केवल विश्व भ्रातृत्व की प्रतिष्ठा के क्षेत्र में ही नहीं, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास और गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती है। यदि, जैसा मैंने शुरू में हम लोग बात किए थे कि यदि मनुष्य की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्यों गारंटी होनी चाहिए भाई, ताकि वो अपना सारा मेंटल एनर्जी केवल उसी में जीवन भर न लगा दे। वो मनुष्य है, उसका त्रिस्तरीय जीवन है, उसका भौतिक जीवन तो है ही, उसका मानसिक जीवन आध्यात्मिक जीवन भी है। और मनुष्य को प्रौध क्या कहता है, हर क्षेत्र में मनुष्य को एक बैलेंस, एक प्रमा लेके चलना पड़ेगा, ताकि मनुष्य अपने उद्देश्य में, अपने गोल में प्रतिष्ठित हो सके। तो ये जो मानसिक जो आध्यात्मिक संपत्ति अर्जन करने के जो लक्ष्य की ओर परिचालित कर सकेगा। यदि उसकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की आप गारंटी देते हैं, तो मनुष्य अपने मेंटल एक्सपेंशन की बात सोच सकेगा, यानी कि मानसिक उत्थान की बात सोच सकेगा, आध्यात्मिक संपत्ति का मतलब आध्यात्मिक पोटेंशियल अर्जन करने का बारे में सोच सकेगा, और उधर अपने मन को परिचालित कर सकेगा। कहना जरूरी नहीं है कि उपरोक्त दायित्व जो है वो पालन करने में क्रय क्षमता का यथेष्ट उन्नयन करना होगा। ऐसा करना तभी हो सकता है जब मनुष्य की क्रय क्षमता लगातार बढ़ती रहे, एक आम आदमी की बात हो रही है, ताकि वो निश्चिंत रहे। आज मनुष्य परेशान है क्योंकि कल की उसको गारंटी नहीं है। एक तो आज नहीं है, और यदि जिसके पास आज है उसकी कल की गारंटी नहीं है, इसलिए वह मनुष्य अपना सारा जीवन जो है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो मेंटल एनर्जी का है वो भौतिक सुख को इकट्ठा करने में। आज हम ठीक ठाक हैं, लेकिन कल के लिए, अरे मान लीजिए कल कुछ हो गया तो ये जो अनवरत चलता हुआ जो ये भूत है ये पीछा नहीं छोड़ता है। तो एक जगह आपने पढ़ा होगा, बाबा कहते हैं कि जब हमारी समाज व्यवस्था में ऐसा कभी नहीं होगा कि एक मनुष्य पागल कुत्ते की तरह धन अर्जन करने के लिए, अपना क्या बोलते हैं, ईगो के लिए, अपने शान के लिए भागता रहे। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। एक ऐसी समाज श्रृंखला का निर्माण करना होगा जहां पर सभी लोग उनकी क्षमताओं के अनुसार काम करेंगे, मतलब हर आदमी काम करेगा अपने पोटेंशियल के अनुसार। शारीरिक रूप से अधिक सक्षम व्यक्तियों को शारीरिक परिश्रम का काम अधिक देना होगा, और जो लोग शारीरिक या मानसिक परिश्रम के क्षेत्र में अक्षम रहेंगे, जो कमजोर हैं, उन लोगों की देखभाल का दायित्व समाज को लेना पड़ेगा। क्योंकि समाज में बहुत लोग हैं ना जो अक्षम है, मतलब वो फिजिकली काम ही नहीं कर सकते। जैसे बहुत लोग हैं जिनको स्पेशल एबल्ड कहते हैं, या किसी कारण से वो काम नहीं कर सकते। बहुत लोग हैं, आप जानते हैं, मतलब लाखों करोड़ लोग हैं जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों का दायित्व जो है वो समाज को लेना पड़ेगा। इसकी भी व्यवस्था प्रभुत्व में है। तो ये रहे 9, 10, 11। इसके बाद जब 12 से 16 तक जो सूत्र हैं आपके, उनको हम कहते हैं प्रभुत्व के 5 मूलभूत सिद्धांत। ये जानना जरूरी है कि 5 मूलभूत सिद्धांत प्रभुत्व के हैं क्या। तो एक सिद्धांत है समाजादेश न बिना धन संचय अकर्तव्य। ये बहुत पावरफुल है कि इन 5 मूलभूत सिद्धांतों की जो विस्तृत व्याख्या के लिए हम लोग का समय, हमारे पास 10 मिनट है, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं।
इस पे शायद कल, हमें उम्मीद है क्योंकि लेवल का चैप्टर में है, 5 जो मूलभूत सिद्धांत हैं, शायद हमारे आचार्य विनोद दादाजी कल इस पे प्रकाश डालेंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं, वी हैव स्टिल 10 मिनट्स टाइम। तो हम लोग समझ गए कि प्रौत का 12वां से 16वां तक जो सिद्धांत है वो प्रौत का मूलभूत सिद्धांत है। इसको कहते हैं प्रौत का 5 मूलभूत सिद्धांत, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रौत, और ये हम सबको याद रहना चाहिए। उसमें पहला है समाजादेशेन बिना धन संचय अकर्तव्य। सुनने से ही लग रहा है कि समाज के आदेश के बिना धन संचय जो है वो अकर्तव्य है। इसका अर्थ हुआ किसी भी व्यक्ति को समाज की स्पष्ट अनुमति या सहमति के बिना किसी प्रकार की भौतिक संपत्ति एकत्र करने या संग्रह करने की आज्ञा या अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। कैसे हो? ये समाज किसको यहां कह रहे हैं, ये समझने की बात है। समाज किसको कह रहे हैं भाई यहां पर? तो इतना ध्यान रहे कि हमारे प्रौत में भी, मतलब नॉट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो प्रौत जिसकी बात करता है, व्हेन वी टॉक ऑफ डेमोक्रेसी वी टॉक ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो उसमें उसमें भी इसी तरह से विधायिका रहेगी, कार्यपालिका रहेगी, न्यायपालिका रहेगी, और यही व्यवस्था रहेगी, इसी तरह की व्यवस्था रहेगी, और इनके पैरेलल में बोर्ड्स रहेंगे। तो ये सब बाद में आएगा क्लास में। हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं कि समाज के आदेश के बिना, ये जो बोलते हैं समाज है कौन, तो ये समाज है कि हर क्षेत्र से जिस तरह से आज लोग चुन के जाते हैं, तो आप जो अपना एक योग्य व्यक्तित्व चुन करके जब आप पार्लियामेंट में भेजते हैं, संविधान विधानसभा में या लोकसभा में भेजते हैं नियम बनाने के लिए, वहां इस तरह के नियम बनेंगे जैसे आज बनते हैं, और वो आपके आपकी जो पार्लियामेंट है वो रूल बनाएगी, और वो रूल पालन करवाएगा कोर्ट, लॉ का जो न्यायपालिका है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि समाज ऐसा कंफ्यूज रहने का जरूरत नहीं है। रूल ऐसा बनेगा जो इसकी जो विधायिका द्वारा, जो बाद में न्यायपालिका में ऐसा रूल रहे कि मनुष्य की किस तरह से बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की गारंटी होना चाहिए, उसको क्रय क्षमता की गारंटी होना चाहिए, ताकि वह ऐसा नहीं होने से कोर्ट में जा सके। आज आप नहीं जा सकते। आज जीने का तो अधिकार है सबको, लेकिन बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के लिए परचेजिंग कैपेसिटी का अधिकार नहीं है। तो क्या जीने का अधिकार है और मिनिमम परचेजिंग कैपेसिटी का अधिकार नहीं है, तो क्या आदमी हवा पी के जिएगा? प्रश्न उठता है कि नहीं? तो इसीलिए ऐसा रूल लाया जा रहा है, जो पहला ही है, मूलभूत सिद्धांत का पहला रूल है कि किसी भी व्यक्ति को समाज की स्पष्ट अनुमति या सहमति के बिना, मतलब एज पर द लॉ, इसके लिए लॉ बनाया जाएगा कि इससे अधिक मनुष्य जो है धन संग्रह नहीं कर सकता है। संचय, देखिए इसमें एक एक वर्ड है, जब हम लोग आगे आएंगे एक्सप्लेनेशन में तो बहुत मजेदार है। संचय का मतलब क्या होता है? संचय का मतलब होता है कि ऐसा धन जो कि यूटिलाइज नहीं हो रहा हो, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं चल रहा हो, है ना। जलाशय होता है, जहां जल संचय होता है वहां जलाशय कहते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग समझेंगे बात। अब अगला जो सूत्र है, यानी कि 5.13 जिसको हम कहते हैं, तो ये भी, ये चारों पांचों जो मूलभूत सिद्धांत है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग कई बार रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरत है, हर प्रोटिस्ट को ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो 13वां सूत्र कहता है कि स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोग प्रकर्तव्य विचार समर्थितं वंटनश्च। तो विश्व की, ध्यान रखिएगा, विश्व की जो भौतिक संपदा है, इसमें ध्यान रखिए, इसमें क्या बात हो रही है? स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत की बात हो रही है। यहां पर संचर धारा में जो हमारा प्राकृतिक संपदा है उसकी बात हो रही है, धरती के अंदर और धरती के ऊपर। तो ये जो परमात्मा की या
प्रकृति की जो दी हुई संपदाएं हैं उनकी बात यह श्लोक कर रहा है कि स्थूल सूक्ष्म कारणेषु, ये जितना धरती के नीचे और ऊपर जितनी भी संपदा भरी पड़ी है, इनका विचार समर्थितं बंटन, इनका चरमोपयोग होना चाहिए। इनका उपयोग, उपयोग का मतलब तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और इनका ये प्रकर्तव्य है कि ये विचार समर्थित, इनका बंटन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन रैशनल होना चाहिए। तो विश्व की भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक संपदाओं का अधिकतम उपयोग तथा विचारपूर्ण वितरण होना चाहिए। यह मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि स्थूल सूक्ष्म और कारण जो है, ये सारी चीजें संचर धारा में जितनी चीजें हैं इन सबको इंडिकेट करता है, चाहे वो भौतिक चीजें हों या अधिभौतिक चीजें हों या आध्यात्मिक चीजें हों। ये हम लोग फ्यूचर में जब इसके डिटेल में जाएंगे तो समझेंगे। अगला सूत्र है, वो कहता है कि व्यष्टि समिष्टि शरीर मानसाध्यात्मिक संभावनायांग चरमोपयोगश्च। देखिए वहां पर है स्थूल सूक्ष्म कारण का चरमोपयोग होना चाहिए, यहां पर कहते हैं कि व्यष्टि समष्टि का शरीर मानसिक और आध्यात्मिक संभावना होनी चाहिए। तो जिस तरह से परम पुरुष की जो संपदा है, हम कह रहे हैं ना कि हर हर में पिता गौरी माता, यह जो स्वदेश है, जो त्रिभुवन है, ये उनका है और ये हमारा होमलैंड, मेरे बाप की संपत्ति है, मेरे माँ की संपत्ति है, कहते हैं। दैट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। तो ये जो संपत्ति है उसके साथ साथ 14वां कहता है कि व्यक्ति की भी अपनी संपत्ति है। आपका अपना क्या है? यदि तर्क संगत सोचा जाए तो आपका केवल ये शरीर है, बहुत अंदर जाइएगा तो शरीर भी अपना नहीं है। लेकिन अपना कहना है तो ये हाथ पैर और जो शरीर है ये अपना फिजिकल फॉर्म, ये अपना है। इसमें एक शक्ति होती है, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, है ना। इसका एक स्ट्रेंथ होता है, इसका एक अपनी कैपेसिटी होती है, इसका एक अपना मेंटल पावर भी रहता है। कुछ लोग गुणी हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गुणी हैं, और गुण को आप एक्वायर भी कर सकते हैं। इसके बाद व्यक्ति का अपना एक आध्यात्मिक लक्षण भी है। आध्यात्मिक, बहुत लोग अध्यात्म में यहाँ में है, बहुत लोग भविष्य की बातें कर देते हैं। कहने का मतलब है जो हमारा पंचकोशात्मक हमारा जो जीवन है, जो मन है, जो मेंटल प्लेट है, उसमें से कई लोग जो है वो काममय कोश में ही तक घूम रहे हैं, कुछ लोग मनोमय तक पहुंच चुके हैं, और कुछ लोग अति मानस, कुछ लोग विज्ञान में, कुछ लोग हिरणमय कोश तक पहुंच गए हैं। तो ये जो संपदा है ये व्यक्ति के पास भी है और उसका भी चरमोपयोग होना चाहिए। आई थिंक नट सेल में हम आपको बता पाए, इसको और विस्तार में जब एक एक करके जाएंगे तो समझेंगे। और जो स्टिल वी हैव 2 मिनट्स। 15वां जो सूत्र है वो कहता है कि जितने भी स्थूल सूक्ष्म कारण, जितने भी ऊपर जो हम दैविक संपदा की बात कर रहे हैं और व्यक्तिगत संपदाओं की बात कर रहे हैं, सामाजिक संपदा की बात है। सामाजिक संपदा, मेरे को एक और बात याद आ गई कि कैसे डिफरेंस होता है। आपने सुना होगा सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, तो उस समाज की अपनी एक विशेषता होती है। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे गोरखा रेजिमेंट, दे आर वेरी पावरफुल क्लाइंबिंग में, पहाड़ चढ़ जाते हैं क्योंकि वो वहीं पले बड़े रहते हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं है उतना इफेक्टिवली पहाड़ों में काम करना, कम ऑक्सीजन में काम करना। तो हर समाज की अपनी पोटेंशियल है, अपनी विशेषता है, और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये समझने के लिए मेरे को मन में एक याद आ गया तो बता दे रहा हूं। तो 15वां सूत्र कहता है कि जो दोनों, जो ऊपर की जो हमारी संपदाएं हैं, जो संचर धारा से संपदा है, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण संपदा है, और इसी तरह से मनुष्य की जो व्यष्टि और समष्टिक संपदा है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन दोनों का उपयोग जो है वो कैसे होना चाहिए? सुसंतुलिता विधेया, ये एक बैलेंस रूप में होना चाहिए। दिस शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोग्रेसिव मैनर्स। इसका सही उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मतलब जिसमें जो क्षमता है उसका ज्यादा उपयोग करना चाहिए। एक उदाहरण दे सकता हूं अभी। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, वो शरीर से भी बहुत तगड़ा है और मेंटली भी बहुत तगड़ा है और आध्यात्मिक लेवल में भी मान लीजिए बहुत ऊंचा उठा हुआ, तो भाई उससे क्या काम लेंगे? तो उससे कम से कम शारीरिक काम लेंगे, उससे ज्यादा मानसिक काम लेंगे, और सबसे ज्यादा उससे आध्यात्मिक काम लेंगे। ये हुआ आपका संतुलित उसका उपयोग, उसके गुणों का। ये एक जस्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूं।
इसका जो लास्ट सूत्र है वो कहता है कि देश काल पात्र उपयोग परिवर्तनते ते उपयोग प्रगतिशीला भयो। तो ये जो देश काल पात्र के अनुसार, ये तो हम लोग समझ लिए कि चीजें बदलती रहेंगी, उपयोग भी बदलता रहेगा। उदाहरण दे रहा हूं एक छोटा सा। मान लीजिए मेरा घर कश्मीर में है और किसी का घर बिहार में है या झारखंड में है, तो मान लीजिए कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स में कंबल आता है, तो ऑब्वियसली जो वहां ठंड में है उसके रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होंगी, यहाँ की रिक्वायरमेंट कुछ अलग होंगी। वहां की रिक्वायरमेंट हीटर होगी उसको ठंड के दिन में, तो यहाँ की रिक्वायरमेंट जो है वो कूलर होगी। तो कहने का मतलब, जस्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि देश काल पात्र के अनुसार जो उपयोगिता जो है वो परिवर्तनशील रहेगी और वो प्रगतिशील स्वभाव की होगी, ताकि उससे उस व्यक्ति का भला हो, उसका जीवन अच्छी ढंग से चल सके। तो उपयोग का जो उपयोग जो है वो उपयोग का जो ढंग है वो देश काल और पात्र के परिवर्तन के अनुसार बदलना चाहिए और बदलता रहता है, तथा यह हमेशा प्रगतिशील स्वभाव का होना चाहिए। मतलब हम आपके लिए कुछ भी यदि देते हैं तो उसका आपके भौतिक रक्षा के लिए, शारीरिक रक्षा के लिए, मानसिक उत्थान के लिए और आध्यात्मिक उत्थान के लिए वो आपको सहयोग करना चाहिए। ऐसी ही चीजें का समाज में बंटवारा होना चाहिए। तो हमको लगता है कि अभी तक जो हमने 11 की तो व्याख्या कर दी, जो 12वां से 16वां तक है, जो इसको हम मूलभूत सिद्धांत कहते हैं प्रोत का, तो इसको हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। आचार्य जी लेंगे कल से क्लास, और इसको हम लोग कई बार रिपीट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी है। तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं।